अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो क्लास 10th का अपकमिंग जो पेपर कल है और लास्ट पेपर जो है वो सोशल साइंस का रहने वाला है कल का। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट डे प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूं। इस पेपर या इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ओवरऑल प्रैक्टिस पेपर हम इसीलिए अपलोड करते हैं ताकि बच्चों का जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th सोशल साइंस प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो देखो कल आपका 10th वालों का लास्ट पेपर है, कल आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। अभी तक आपने 4 पेपर्स दिए और कल आपका फाइनल पेपर, और कल आप बोर्ड एग्जाम से फिलहाल के लिए आज़ाद हो जाएंगे। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फिर आप जब 11th-12th में चले जाएंगे आपको नई स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें, यानी कि आप अपनी हाई स्कूल की लाइफ से फिर जो वो हायर सेकेंडरी की लाइफ में यहाँ पे चले जाएंगे। बहरहाल वो चीज़ें तो होती रहेंगी। फिलहाल के लिए कल आपका लास्ट पेपर है। तो प्रैक्टिस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सोशल साइंस का पेपर 80 मार्क्स का होगा। सिर्फ और सिर्फ आप बेस्ट 68 को ही अटेम्प्ट करना, पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पेपर में जो बेस्ट 68 होंगे आप उन्हीं 68 को ही अटेम्प्ट यहाँ पे कीजिएगा। बाकी फिर आगे चल के हम आपको समझाते जाएंगे। सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कुछ होंगे जो हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आपके डू एज डायरेक्ट आते हैं, कुछ उसमें डैशेस होंगी, कुछ उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, कुछ उसमें ट्रू फॉल्स आपके होंगे। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होंगी। तो पहले आप देख लो कि हजरत बल श्राइन इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है वो। तो आप सभी जानते हैं कि हजरत बल जो है वो श्रीनगर में सिचुएटेड है। उसके बाद मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट इज, सीमेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, तो वो आपका होता है लाइमस्टोन, यानी कि जो हमारा सीमेंट होता है घर में जो मकान बनाने का काम आता है उसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है लाइमस्टोन। देन उसके बाद यहाँ पे MSME स्टैंडर्ड्स फॉर, MSME की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो MSME की फुल फॉर्म होती है। देन उसके बाद BRO स्टैंडर्ड्स फॉर, ठीक, BRO स्टैंडर्ड्स फॉर आपको BRO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो BRO की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसके बाद डैश बिकम द फर्स्ट सदर रियासत इन 1952 AD, ठीक। जम्मू कश्मीर का पहला सदर रियासत 1952 में बनाया गया था, और वो कौन था, तो वो आपको पता होना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला जो था वो पहले सदर रियासत थे जम्मू कश्मीर के, 1952 में उनको चुना गया था। देन इसके साथ साथ आपको फिर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ पहला प्राइम मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर का था वो भी पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था जम्मू कश्मीर का वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर जो कि महबूबा मुफ्ती जी हैं, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको बनता है। देन उसके बाद यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एब्रोगेटेड आर्टिकल विच, ठीक, आर्टिकल 370 जो है वो उसको एब्रोगेट किया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में लाया गया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लाया गया था, तो आप याद रखना 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और उसी की वजह से जो वो आर्टिकल 370, उसी को ला के आर्टिकल 370 को जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से एब्रोगेट किया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका डैश बिकम चीफ मिनिस्टर इन 1983। आपके पास ऑप्शन होंगे, तो याद रखना जो फारूक अब्दुल्ला जी थे वो 1983 में जो वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगनस एट अगस्त 1914। तो आपको बोलना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई थी, 1918 में स्टार्ट हुई थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वर्ल्ड वार के बारे में, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लें। देन उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल समिट वाज हेल्ड इन रेनेवो रियो डी जेनेरियो, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल अर्थ समिट पहला कहाँ हुआ था, तो वो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज आपके कौन से इसमें, जैसे यहाँ पे मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, बैक्टीरिया हैं। तो इनमें बायोटिक रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो है हमारे मेटल्स, ठीक। तो मेटल हमारा जो है वो ये बायोटिक रिसोर्स है। और उसके साथ साथ आपको अब बायोटिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन को भी रिकैप्चुलेट कर लो कि आपने बायोटिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, और उसके साथ साथ बायोटिक रिसोर्सेज का भी आप पढ़ो। तो इस पे एक क्वेश्चन आपका बनता है, जिससे रिसोर्सेज पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन रिसोर्सेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आप रिसोर्सेज का भी अपनी दिमाग में रिकैप्चुलेट कर लो क्या पढ़ा
पढ़ा है रिसोर्सेज की डेफिनेशन, उसके बाद बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज की एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स, बायोटिक रिसोर्सेज की एटलीस्ट 2 एग्जांपल, इनको आप रिकैप्चुलेट कर लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे है विच मिनरल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, किस मिनरल को ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं? क्या हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, माइका है या कोई और है? तो ब्लैक आप यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल होता है, ब्लैक होता है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि PM पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड। ठीक, पेट्रोलियम जो है वो हमारा, P भी आप याद रख सकते हैं, पेट्रोलियम जो है वो ब्लैक गोल्ड कहलाता है, या BP आप याद रख सकते हैं ब्लड प्रेशर, B बोले तो ब्लैक गोल्ड, P बोले तो पेट्रोलियम। ठीक, इस तरह से आप यहाँ पे इसको याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे हैं। तो डेमोक्रेसी आपको पता होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं रूल ऑफ पीपल्स। ठीक, रूल ऑफ पीपल जो है वो उसी को डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे विच एक्ट एम्पावर्स द पीपल टू कैरी आउट डिसीजंस ऑफ इश्यूज। ठीक, कौन सा एक्ट है जिसमें लोगों को जो वो राइट दिया गया है वो किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? तो आप याद रखना वो हमारा है RTI एक्ट, जिसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑन अकाउंट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 J&K स्टेट वाज डिवाइडेड। देखो मैंने आपको ऊपर ही बोला जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब 2019 में लाया गया आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया गया तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट हुआ करती थी जिसमें हमारा लद्दाख भी इंक्लूडेड था, लेह लद्दाख भी इंक्लूडेड था, तो उसको कितने हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया? तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक UT जम्मू कश्मीर, दूसरी यहाँ पे UT लद्दाख। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे हो गई, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरीज विल बी द राइट आंसर। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। ठीक, 1861 में जब इटली यूनिफिकेशन हुई तो इटली का किंग कौन बना? तो वो आपको पता होना चाहिए कि विक्टर एमेनुअल सेकंड। ठीक, तो आपको इटली यूनिफिकेशन पे अक्सर पेपर्स में मैंने देखा, मैं 3-4 साल के पेपर्स एनालाइज कर रहा था, तो अक्सर पेपर्स में मैंने देखा कि इटली यूनिफिकेशन हर साल रिपीट क्वेश्चन है बोर्ड का, तो इसको स्टार मार्क करके रख लो। इटली यूनिफिकेशन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, पढ़ के जाना, अच्छी तरह से जाना। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने किस ईयर में लॉन्च करी थी? तो वो थी 1942 में। ठीक, ये याद रखना कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी इसको गांधी जी ने 1942 में लॉन्च किया। और क्विट इंडिया मूवमेंट पे आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, तो इसलिए इस साल भी आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क करके रख लेना। ठीक है, आपको आने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हिंद स्वराज वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक, ये कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम है, पता होने चाहिए आपको। अगला यहाँ पे आपका है विच टाइम पीरियड इज नोन एज ग्रेट डिप्रेशन। किस टाइम पीरियड को ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं? अब देखो ये जो ग्रेट डिप्रेशन है इसको भी आप स्टार मार्क करके रख लो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जो आपका ग्रेट डिप्रेशन है तो इस पे भी एक लॉन्ग ऑन स्टेप क्वेश्चन या शॉर्ट ऑन स्टेप क्वेश्चन आपको आता ही आता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट डिप्रेशन क्या है और किस टाइम पीरियड को कहा जाता है। तो 1929 टू 1933 आप याद रखना। उसके बाद यहाँ पे जॉन की इन्वेंटेड बाई डांस। ठीक, तो क्या यह है? बाई डांस जॉन की ने इन्वेंट किया था, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे विच वाज द लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो हमारा है 4th रेवोल्यूशन वाज द लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पता होना चाहिए, तो हमारा जो है वो जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वही लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय G77। ठीक, G77 का क्या मतलब है? तो G7 का मतलब यहाँ पे है कि ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री। G7 का मतलब है कि ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलेंगे सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी से आपको शॉर्ट ऑन स्टेप क्वेश्चन लगभग 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें लगभग आप आंसर याद रखना 40 to 60 वर्ड्स अगर आपका है तो लगभग 6 to 7 लाइन्स का आप यहाँ पे याद रख लेना। 6 to 7 लाइन्स में आंसर आप लिखने की कोशिश करना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान नेशनल मूवमेंट जो इंडिया की थी उनको कैसे ग्रोथ मिली? कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन 19th सेंचुरी यूरोपियन प्रेफर लैंड लेबर ओवर मशीन्स। ठीक, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर ये आपको ना आ जाए तो इसके आर पार्ट में इन्होंने यहाँ पे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो आप 2 में से एनी वन क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। एक्सप्लेन द
land use pattern in India and why the land use forest is not increasing much in 1960 to 1961। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो ये आपका ज्योग्राफी वाले पोर्शन से अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक, एनर्जी के सोर्सेज आपको पता होने चाहिए, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है, दोनों पता आपको होने चाहिए। ठीक, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी टेकन मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय द इंडस्ट्रीज। ठीक, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कंसेप्चुअल चीजें हैं, पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। ठीक, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट क्वेश्चन होता रहता है। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको पूछा जा सकता है, 2-4 पार्टीज के बारे में आप लिख लेना। फर्स्ट एड यहाँ पे आपका आया है, फर्स्ट एड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि कोई बर्न पेशेंट है उसको फर्स्ट एड आप कैसे दे देंगे, फर्स्ट अप्रोच आपका क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाना। डिजास्टर मैनेजमेंट से इंपॉर्टेंस ऑफ हार्टिकल्चर इन जम्मू कश्मीर, हार्टिकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है जम्मू कश्मीर में, तो इस तरीके आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको एक क्वेश्चन का आर पार्ट भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना, इन 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हुए। नेक्स्ट हम चलेंगे लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन में आपको जो वो 100 to 130 वर्ड्स के क्वेश्चन आपको आंसर लिखने, लेन की आपको लगभग 14 से 15 लाइंस में आंसर लिखना होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे पहला आपका है जर्मन यूनिफिकेशन, देखो या तो आपका जर्मन यूनिफिकेशन आ जाएगा, अगर ये नहीं आया तो इटली यूनिफिकेशन आ जाएगा, दो में से एक आपको आ ही जाएगा, स्टार मार्क करके रख लो। जनरल यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन भी पढ़ के जाना, इटली यूनिफिकेशन भी पढ़ के जाना, दो में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो मेरे से। ठीक, दो में से एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का ईजिली बन ही जाएगा। ठीक, दोनों पढ़ के जाना। ठीक, सजेस्ट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक, क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग, मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। अब ये क्वेश्चन जो है इसको आप ट्रिपल स्टार यहाँ पे मगर मार्क कर लो, स्टार स्टार एंड स्टार। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। ठीक, पावर शेयरिंग पे हर साल क्वेश्चन आपका पॉलिटी वाले यूनिट से आता है, पहले यूनिट का ये क्वेश्चन है। तो पावर शेयरिंग, डिफरेंट मोड्स ऑफ पावर शेयरिंग या डिफरेंट मेथड्स ऑफ पावर या फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे नोट ऑन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक, मीडियम स्केल, माइक्रो स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे आपको नोट लिखने को बोला जा सकता है, पढ़ के जाना, अच्छी तरह से जाना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको एक पैसेज दी जाएगी, ये भी आपको 5 मार्क्स की होगी, लगभग 5 to 6 लाइन्स की पैसेज होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी ही पैसेज होगी। इसके नीचे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, इसके नीचे आपके क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैसेज आपको लगभग 3 to 4 या 5 to 6 लाइंस की लिखी है। इसके नीचे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, तीनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे एंड यू विल गेट 5 मार्क्स। ठीक, इनका आंसर जो होगा आपको ऊपर की पैसेज में ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपने एंड से कोई भी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, अपने एंड से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट आपको मैप बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होगा ये भी आपका अराउंड 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब मैप बेस्ड में आपको क्या बोला जाएगा कि आपको आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया और साथ में यहाँ पे आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड पे आपको जो वो कुछ चीज़ें ट्रेस करनी पड़ेंगी। जैसे इंडिया के आउटलाइन मैप पे आपको बोला जाएगा कि आप कोई भी सी पोर्ट वगैरह उसको आइडेंटिफाई कर लो, किसी भी यूटी या किसी भी स्टेट को आपको बोला जाएगा कि इसको ट्रेस कर लो। जैसे यहाँ पे विशाखापट्टनम है, कांडला है, उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे आपको 2 फेडरल कंट्रीज बोला जाएगा या कोई भी कंट्रीज का नाम आपको बोला जाएगा, वो आप उसमें प्रैक्टिस कर लो। अब देखो, अब आप में से मुझे बोलोगे कि आप मुझे यहाँ पे हमें समझा दो कि ये चीज़ें कैसे अटेम्प्ट करनी है। देखो, ये चीज़ें मैं आपको ओरली तो समझा नहीं सकूँगा, जब आपके पास मैप होगा उसमें आपको इन चीज़ों को देख के जाना है कि विशाखापट्टनम कहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स कहाँ पे। ऑलरेडी मैंने जो गेस्ट पेपर दिया हुआ है उसमें लगभग मैंने आपको 15-16 चीज़ें बोली हैं, 15-16 जगहें बोली हैं। आप उस वीडियो को देखो और मैप डाउनलोड कर लो। जैसे आप यहाँ पे गूगल पे निकालो कि विशाखापट्टनम सी पोर्ट ऑन मैप, आप सर्च कर लो, फिर इमेजेस में चले जाओ, आपको इमेज मिलेगी, वहाँ पे देखिएगा कि विशाखापट्टनम कहाँ पे है। उसी तरह से आप 2 फेडरल कंट्रीज आप देख लो, पहले आप देख लो कि फेडरल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया के बगैर आप 2 कंट्रीज उठा के देख लो, फिर देख लो कि वो वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे हैं। ठीक, तो आप उस तरह से उनको देख लो, गूगल पे निकालो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ओरली आपको बताऊंगा वो मुझे नहीं लगता आपको याद रहेगा, ऑलरेडी आपका टाइम भी वेस्ट उस चीज़ में हो जाएगा। तो आप गूगल से निकालो उनकी इमेजेस, फिर अपने फ़ोन में सेव करके रख लो, 5 बार 6 बार 7 बार देखो, और कल पेपर देने से पहले एटलीस्ट एक टाइम उन जो इमेजेस आप देख लोगे उनको नज़र दे के जाना। क्योंकि जो वीडियो में मैंने आपको समझा दिया ना, जो गेस्ट पेपर मैंने अपलोड किया, एक बार ज़रूर देख लेना, उसमें जो मैंने बोले हैं उन जगहों को पढ़ के जाओ और ऑलमोस्ट वहीं से आपको क्वेश्चन बन के आएगा। बाकी ये था आपका प्रैक्टिस पेपर कैसा
कैसा लगा, रिवीजन हुआ होगा और साथ में कितना पेपर अटेम्प्ट किया, कमेंट्स में ज़रूर बता।